सर ज्वाइन कर रहे हैं, आपके आवाज़ शायद नहीं जा रही है वहाँ पे, इसकी भी अगर कोई क्वेश्चन हो आप लिख कर शिवानी को दे दीजिए, ठीक है। विल ट्राई कि हम क्वेश्चन उनको दे दें, वो आंसर करें। या अगर ऐसे करते हैं कि सबको व्हाट्सएप ग्रुप पे इनको लिंक शेयर करें, अगर यहीं पे सबने ज्वाइन किया तो ठीक होगा। तो मैं अपना माइक ऑफ कर दूँगी, ये पूछना होगा सिर्फ वही ऑन करेगा, म्यूट करके एक कोई कोई आप कनेक्ट कर लो, जिसको पूछना होगा उसी फोन से करेगा, सब मैं ज्वाइन करूँगा। बेसिक मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि क्या है अप्रोच, क्या है एंजाइटी की, बट प्रैक्टिस आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। सर से मैंने रिक्वेस्ट करी है कि सर अपनी कुछ कॉपीज भी आज करेंगे सर, ठीक है, तो वो शायद शेयर करेंगे आपके साथ कुछ अपनी कॉपीज और उनके साथ एग्जाम्पल देते हुए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप बताना, वन बाय वन हम बात करेंगे। हेलो, किसके पास फोन है? आप बोल के बता दो कि सर आवाज़ आ रही है। ये इससे बोल के बता दो आवाज़ आ रही है सर। यस सर, आपकी हाँ आवाज़ आ रही है, बस थोड़ा ओवर क्लास में। तो गुड आफ्टरनून सबको। अभी तो आप लोग की आवाज़ नहीं आ पा रही है, लेकिन अब आएगी तो देखते हैं। तो जैसा कि मैम ने एक्सप्लेन किया आपको अभी कि मेंस में क्या पर्सपेक्टिव होता है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो मैं उसी को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि आज का जो सेशन है वो मेंस के लिए ही स्पेसिफिक है कि मेंस में क्या होता है कि पूरा सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग रहता है, तो आपको उसमें कैसा अप्रोच रखना है आज हम इस पर ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी मार्क्स मिलेंगे आपकी नॉलेज तो उसमें रहेगी, साथ में आप उसको कैसा लिख पाते हैं ये इस पर बहुत डिपेंड करता है। और इसी के लिए ये जो 4-5-6 पेपर होते हैं, अभी तो यूपी PCS का भी सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन जो जनरल स्टडीज़ का सेक्शन है वो ऑलमोस्ट अभी भी सेम है। तो सबसे पहले मैं उसी पे फोकस करता हूँ, जैसे GS 1, 2, 3 और 4 जो जनरल स्टडीज़ के हैं, इसमें एथिक्स भी आती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि हम सिलेबस को कैसे देखते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में जो सिलेबस रहता है बहुत ही सिंपल सा रहता है, उसमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मेंस में यही सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 20 क्वेश्चंस आते हैं हर पेपर में, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं और 10 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहते हैं, ठीक है, 150 वर्ड्स एंड 200 वर्ड्स के। तो यहाँ पे जो सिलेबस के कीवर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे PYQs में क्वेश्चन सिलेबस से ही डायरेक्ट आए हैं और बहुत बार रिपीट भी होते हैं, तो इस अप्रोच में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम आंसर लिखें कैसे, कौन सा अच्छा आंसर होता है और कौन सा खराब आंसर होता है। ये मतलब जो भी मेंस देने जाता है या तैयारी करता है उसके मन में ये डाउट जरूर आता है कि हमारा आंसर अच्छा कैसे हो, कि हमारा आंसर कहीं ख़राब तो नहीं है, इसमें क्या कमी है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर है। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहते हैं, वहाँ पे या तो ऑप्शन ए होगा, B होगा, C या D होगा, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं रहता। यहाँ पे आंसर बहुत ही सब्जेक्टिव हो सकते हैं, बहुत ही डाइवर्स हो सकते हैं और बहुत सारे आंसर एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं और इसके साथ ही साथ वो सही भी हो सकते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपका आंसर ऐसा नहीं कि बस एक ही आंसर है, कोई मॉडल आंसर बस वैसा ही हो सकता है। आपका आंसर बहुत यूनिक भी हो सकता है, बहुत डाइवर्स भी हो सकता है और ऐसे लिखने वाले बहुत सारे लोग अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो आंसर की अप्रोच हमें कैसे रखनी चाहिए? सबसे पहले तो जो हमारी नॉलेज है प्रीलिम्स से ही वो आगे बढ़ती है, क्योंकि हम प्रीलिम्स में काफ़ी जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स कहते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, हम वहाँ पे अच्छे से पढ़े हुए रहते हैं, हमें फैक्ट्स
और पॉइंट्स अच्छे से याद रहते हैं। लेकिन मेंस में यही चीज़ कठिन हो जाती है कि हम उसको लिखें कैसे। कई बार स्टूडेंट्स की ये भी इशू रहता है कि हमें पूरे पॉइंट्स याद हैं तब भी हम नहीं लिख पाते हैं। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स आप देख सकते हो कि आप पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स या जीपीएसपी सब कोई पढ़ता है और सबको ऑलमोस्ट सब याद ही होंगे पॉइंट्स की, क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या लिमिटेशन हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि इसको आंसर में लिखें, 150 वर्ड्स में लिखें, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करने लगते हैं। उनके पास मतलब वर्ड्स नहीं रहते कि हम इसको कैसे लिखें, क्या अप्रोच रहे इस, और जबकि उन्हें पूरा आंसर आता है। तो एक ये बहुत बड़ा इशू स्टूडेंट के साथ देखा गया कि उनको क्वेश्चन का आंसर पता है तब भी वो लिख नहीं पाते हैं। तो इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। और इससे पहले एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मेंस के एग्जाम में, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आपको भले ही आंसर आता हो और बहुत अच्छे से आता हो, लेकिन आपको वो आंसर एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में ही लिखना है। आपके पास ऐसा नहीं है कि आप आराम से 10-20 मिनट बैठ के कोई एक आंसर लिखें या उसको और अच्छे से लिख सकें। जो भी आपको है उसमें प्रेजेंटेशन है, आपका नॉलेज है, पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, सब आपको 7 मिनट और 9-10 मिनट के अंदर ही करना रहता है। तो मेंस में ये दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल हो जाती है। और ये सब चीज़ आती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से मैं डिस्कशन को आगे ले जाता हूँ कि हम कैसे करें। सबसे पहले तो जो सिलेबस के कीवर्ड्स रहते हैं, जैसे हिस्ट्री में भी आपने देखा होगा कि एंशियंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री शायद अब हट गई है, और ऐसी ज्योग्राफी में कीवर्ड्स आते हैं। तो कीवर्ड्स के अराउंड ही आप देखोगे पीवाईक्यूज में भी जब क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं वो क्वेश्चंस और आंसर जो भी रहते हैं वो उसी के अराउंड घूमते रहते हैं। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है तो उसी को भी बस अलग अलग पर्सपेक्टिव से वो पूछता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हमारा आंसर अच्छा नहीं हो पा रहा, हम कुछ पूछा जाता है और कुछ का कुछ लिखाते हैं। तो यहाँ पे आपकी नॉलेज के तो नंबर हैं ही, लेकिन आपको बहुत ही स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि सिविल डिसोबीडियंस पूछा है तो आपका बस एक ही मॉडल आंसर है, आप कोई भी मतलब क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आप वही लिखें तो आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। नंबर मिलेंगे कि जो उसने स्पेसिफिक पूछा। जैसे आगे मैं अपने खुद के भी आंसर्स आपको दिखाऊंगा, हर टॉपिक में मैंने कुछ पीडीएफ से आंसर निकाले हैं, उससे मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि आंसर की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, किस तरह जो आंसर पूछा गया है और आपको क्या लिखना है। इसके साथ ही साथ जो डायग्राम्स हो गए, फ्लो चार्ट्स हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, उसको कैसे लिखना है, ये सब आगे मैं आपको बताऊंगा। और मैं खुद के आंसर मैंने लिखे हैं जो आंसर राइटिंग में भी लिखे थे और टेस्ट सीरीज में लिखे थे, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। प्लस एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, क्योंकि एक मेंस में एक सबसे बड़ा काम रहता है, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा रहता है, पेपर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं और टाइम हमारे पास कम रहता है, खासकर प्री के बाद। जैसा कि अभी यूपी पीसीएस का प्री पोस्टपोन हुआ है जो कि जुलाई में होना है, तो यहाँ से थोड़ा टाइम मिला है, लेकिन प्री और मेंस के बीच भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे एक तो बड़ा इशू आता है कि हम प्री और मेंस के बीच में कैसे टाइम मैनेज करें, मेंस की आंसर कैसे लिखें, मतलब आंसर राइटिंग कब करें, आप नोट्स कैसे बनाएं, ये सब बहुत इश्यूज आते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि जो मेंस के नोट्स हैं वो किस तरीके से बनाएं। देखिए प्रीलिम्स में आप सबको पता है कि फैक्ट्स और डाटा का बहुत बड़ा रोल रहता है। वहाँ पे आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए, करंट अफेयर्स अच्छे से याद होना चाहिए, न्यूज़ में क्या है, करंट अफेयर्स में क्या है, वो सब याद होना चाहिए। लेकिन मेंस के नोट्स थोड़ा अलग होते हैं। प्रीलिम्स की आपकी नॉलेज इसमें काम आती है, लेकिन मेंस में आपको बहुत ही डाइवर्स तरह के पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। जैसे कि ज्योग्राफी में ही आप उठा लीजिए अर्थक्वेक के वोल्केनो, जैसे मेंस के सिलेबस में है, तो इसमें आप नोट्स कैसे बना सकते हैं। इसमें आप नोट्स इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका रहता है कि आप पीवाईक्यूज को एनालाइज कीजिए कि अर्थक्वेक से रिलेटेड पिछले 5-6 साल में कैसे क्वेश्चंस आए हैं और उस क्वेश्चंस में क्या क्या पूछे गए हैं। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक से क्या क्या पूछा जा सकता है। उसके बाद आप वो मेंस के नोट्स इस तरीके से बनाएं कि अर्थक्वेक का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वोल्केनो का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे जो कैपिटल इंडस्ट्रीज हैं, सिटीज़ हैं, रूरल्स हैं, फ्लड्स हैं, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट वाली चीज़ें वो किस तरह से अलग अलग चीज़ों को इम्पैक्ट करती हैं। जैसे पेपर के ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, अब न्यू डायमेंशंस वो खोजते हैं कि जो डिजास्टर्स हैं, साइक्लोन, फ्लड,
वॉल्केनोस, इनका मूवमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये नए नए डायमेंशंस आ रहे हैं। तो आपको इनके नोट्स इसी प्रकार प्रिपेयर करने हैं कि आपके पास 3-4 पॉइंट्स रेडी रहने चाहिए कि इस डिज़ास्टर का, इस फिनोमिना का, जैसे साइक्लोन है ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में आते रहते हैं, तो क्वेश्चन भी आते हैं कि इसका कोस्टल इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वुमेन पे क्या है, चाइल्ड पे क्या है, वल्नरेबल ग्रुप्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस तरह से आपको बहुत ही स्पेसिफिक उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे और ये आपको पता चलेगा PYQ से और जो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं उससे। और दूसरी चीज़ इसमें सबसे बड़ा रोल रहता है कि आप मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करें। देखिए मेंस की आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा टूल रहता है मेंस में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। आमतौर पे हम लोग मतलब एस्पिरेंट्स लोग यही करते हैं कि इसको अवॉइड करते हैं, हम लोग पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम अगर हमें पता होगा तो हम लिख लेंगे। तो ये बहुत ही मतलब कई लोग यही करते हैं, अवॉइड करते हैं। मैं भी अपने टाइम पे थोड़ा अवॉइड किया करता था, लेकिन ये गोल्डन रूल है कि अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस खुद से नहीं करते हैं तो आप जो एक्चुअल एग्जाम में या टेस्ट सीरीज में भी जो भी आंसर आप लिखेंगे वो अच्छा आंसर आप नहीं लिख पाएंगे। प्लस आप विद इन द टाइम फ्रेम जो 7-8 मिनट में आपको लिखना है वो नहीं लिख पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है कि आप आंसर लिखने से बचें। अब इसमें एक बच्चों को ये लगता है कि जब हम अपना पहली बार आंसर लिखते हैं या शुरू में आंसर लिखते हैं तो बहुत ही ख़राब फील होता है कि ये क्या लिख दिया इतना बुरा, तो मतलब खुद से भी नहीं पढ़ा जाता। वो आंसर कुछ प्रकार ऐसे भी रहते हैं, जैसे मैं भी जब शुरू में लिखता था तो बहुत बुरा आंसर लिखता था, क्योंकि हम लोग का जो ग्रुप था उसमें 3-4 लोग आंसर लिखते थे तो एक दूसरे का पढ़ते तो एक दूसरे पे हंसते भी थे, क्योंकि इतना बुरा आंसर हम लोग लिख दिया करते थे कि क्वेश्चन कुछ और पूछा है और लिख कुछ और दिया करते थे। तो इस चीज़ से आपको डरना नहीं है और घबराना भी नहीं है कि आप आंसर खराब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी आप शुरू कर रहे हैं और शुरू में आप गलतियाँ करेंगे और यही स्टेज होती है मेंस आंसर राइटिंग में जब आप गलतियाँ करें, ताकि जो एक्चुअल एग्ज़ाम है, जो मेंस का एग्ज़ाम है, वहाँ पे आप गलती ना करें। तो इस बैरियर को आपको तोड़ना पड़ेगा कि मुझे आंसर लिखना है, भले ही मैं ख़राब लिखूँ अच्छा लिखूँ उससे मतलब नहीं, लेकिन आपको डेली 1-2 आंसर लिखने की आदत आनी पड़ेगी। और इस आदत के लिए एक चीज़ होती है कि आप जब अकेले आंसर लिखते हैं तो वो बहुत ही कठिन हो जाता है। एक तो मन भी नहीं करता और दूसरा आप एनालाइज भी नहीं कर सकते कि आपने कैसा आंसर लिखा। तो इसके लिए एक सजेशन ये रहता है कि आप 3-4 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप बनाएं और आपस में ही सुबह एक क्वेश्चन ले लीजिए और शाम को तक आपको उसको लिखना है, और शाम को बच्चे रहते ही हैं तो आप लोग मिलजुल के आंसर अपना एक दूसरे को दिखा सकते हैं। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि जब आपका आंसर कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ता है जो खुद ही तैयारी कर रहा हो तो वो आपकी गलती अच्छे से निकाल पाएगा, क्योंकि आंसर एक बार देखने से पता चल जाता है कि आंसर आप किस डायरेक्शन में लिखो, आप जो पूछा है वो नहीं लिखा। खुद आप खुद अपना एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन जब कोई और एस्पिरेंट आपका एनालिसिस करता है तो वो थोड़ा बेहतर रहता है। और इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन भी एक दूसरे को मिलता रहता है। जब 3-4 लोग मिलके लिखते हैं और एक अच्छा ग्रुप बनता है, स्टडी ग्रुप, तो उससे डिस्कशन भी होता है और मेंस आंसर राइटिंग में बहुत फ़ायदा भी होता है। तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक ये बहुत अच्छा टूल है कि आप लोग 3-4 लोग का ही छोटा ही ग्रुप बनाएं। ज़्यादा बड़ा ग्रुप बनाने की उसमें फिर पढ़ाई के अलावा और भी बातें होने लगती हैं जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो छोटा ग्रुप ही बनाएं और आप लोग उससे देखिए कि मेरा आंसर कैसा है, कि इसका आंसर कहाँ है, और उसको एक मॉडल आंसर से आप मिलाइए। मॉडल आंसर्स इसलिए हेल्पफुल रहते हैं कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स आप और ऐड कर सकते हैं। कभी भी जो मॉडल आंसर रहता है उसको पूरी तरह या रटने या याद करने या उसी को लिख देने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो आंसर एक तो वर्ड लिमिट में बहुत ज़्यादा रहते हैं और दूसरा वो रेफरेंस के तौर पे काम करते हैं। वो एक्चुअल आंसर आप कभी एग्ज़ाम में तो लिख ही नहीं सकते हैं, वो बस एक रेफरेंस रहता है कि आप उसको क्या क्या पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं, आंसर और इन्हेंस कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि आप जो भी GS 1, 2, 3, 4 हैं इसमें कैसे अपना टाइम मैनेज करें या कैसे शुरू करें, क्योंकि GS 4 एथिक्स आ जाता है, वो तो अलग ही पार्ट है, उसको थोड़ी बाद में डिस्कस करें। लेकिन GS 1 और 2 में ये देखा गया कि जो प्रीलिम्स के बाद जैसे मेंस आता है तो हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तैयार रहता है ना। तो जब प्रीलिम्स के बाद हम जब मेंस की तैयारी शुरू करते हैं इन्हीं 3 टॉपिक्स हमें शुरू करना चाहिए।
इससे क्या है, हमारा मोमेंटम अच्छा बनता है कि हमारा भी पढ़ा हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी आता है, जब आप अच्छा आंसर लिखते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। इसके बाद जो भी अलग टॉपिक्स हैं, जैसे सोसाइटी वाले टॉपिक्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, और जो करंट अफेयर्स वाले भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, इन्वायरमेंट हो गए, इसके बाद भी ये टॉपिक्स आप शुरू कीजिए। उससे क्या है, आपकी मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। अब इसके बाद एक और चीज़ बच्चों में डाउट आता है कि जो दूसरे टॉपिक्स हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, ये वुमेन, चिल्ड्रन, इन सब के टॉपिक्स हम कहाँ से प्रिपेयर करें, कहाँ से नोट्स बनाएं, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक बुक्स नहीं होती है इसके बाद। तो इसके लिए आपके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है जो मार्केट में नोट्स अवेलेबल रहते हैं। जैसे मैंने ऑनली IAS के नोट्स देखे थे, आप में से कई लोग हिंदी मीडियम से भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम से भी दे रहे हैं, तो ऑनली IAS के नोट्स में समाधान करके आते हैं, तो वो हिंदी में भी अवेलेबल है। और उन नोट्स की एक अच्छी बात है कि वो टॉपिक वाइज आपको दिए रहते हैं। हालांकि वो UPSC के लिए ही तौर से प्रिपेयर करते हैं वो लोग, लेकिन UPSC और UPPCS दोनों ही एग्ज़ाम बहुत ही सिमिलैरिटीज़ हैं, तो उसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इन नोट्स से फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है, कि जो चीज़ आपको खुद करनी है वो कोई और करके अगर दे रहा है नोट्स, आपके पास एक रेडीमेड मटेरियल रहता है, प्लस आप उसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग के चेहरे देख के लग रहा है कि बहुत सीरियस डिस्कशन हो रहा है। देखिए, घबराइए नहीं, यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम, हाँ टफ एग्ज़ाम होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप किसी भी स्टेट का अगर PCS दे रहे हैं तो वो टफेस्ट एग्ज़ाम है, उसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं कि बहुत एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कठिन है। लेकिन इस एग्ज़ाम अगर आपकी अप्रोच सही रहेगी तो यही कठिन एग्ज़ाम आपको फिर बहुत ईजी लगने लगता है, और वो इसीलिए लगेगा क्योंकि आपकी अप्रोच सही है, स्ट्रेटजी सही है। आप लोग ने देखा होगा कई बार बच्चे बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी अप्रोच, उनके पास गाइडेंस नहीं रहती है, तो वो सिर्फ पढ़ने पे ही ध्यान लगाते हैं। इस एग्ज़ाम में पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना एक स्ट्रेटजी बना के ही पढ़ना, क्योंकि स्ट्रेटजी के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज़ कितनी पढ़नी है। जैसे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि जैसे हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी में इतना पढ़ डालते हैं जितना वो पूछता भी नहीं है ना, और वो इस चक्कर में पढ़ लेते हैं क्योंकि मार्केट में इतने नोट्स अवेलेबल हैं, इस तरह के टॉपिक्स या कोचिंग के नोट्स हैं, तो वो एक टाइप से PhD ही करवा देते हैं ना। तो उस चक्कर में होता क्या, हमारा पूरा टाइम भी चला जाता है और वो क्वेश्चन इतना डीप नहीं पूछते हैं। अगर आप PYQ भी उठाएंगे तो बहुत ही सिंपल और नॉर्मल से क्वेश्चन करते हैं, जिसके लिए आपको इतनी नहीं प्रिपरेशन करनी कि आप पूरा दिन ज्योग्राफी लेके या हिस्ट्री लेके बैठे रहें। तो इसीलिए जो ये डिस्कशन मेंस आंसर राइटिंग का हो रहा है, तो इसमें आप सीरियस पढ़ाई के लीजिए रहिए। यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए डिस्कशन क्या है। इसके बाद मैं डाउट, आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी पूछूंगा, लेकिन थोड़ा क्लासरूम में थोड़ा हंसी होती रहनी चाहिए, क्योंकि इतना सीरियस डिस्कशन नहीं है ये। इसके बाद मैं आपको आंसर भी आपको दिखाऊंगा, जो मैं कह रहा हूँ कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि उन आंसर्स में बहुत ही सिंपल आपको दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैं कर ही नहीं सकता, ये क्या कर दिया या वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, बहुत ही सिंपल रहेगा। लेकिन जब मैं बता रहा हूँ कि ये होना चाहिए, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। क्योंकि एक डाउट आता है दिमाग में कि ये इनने क्यों लिखा, कि हम क्यों नहीं सोच पाए। तो मैं वो बता रहा हूँ कि आप चीज़ों को कैसे सोचें। जो अप्रोच है, जो मटेरियल है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो उस मटेरियल से सब लोग आंसर अलग कैसे लिख पा रहे हैं, क्योंकि सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब वही है, सबके लिए वही है, लेकिन अलग हो कहाँ रहा है। तो मैं वो बस वो सोचने का तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और इसके बाद एक आता है कि आप टेस्ट सीरीज मेंस जो एक्चुअल एग्ज़ाम है, उसमें जैसे मैंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस बहुत यूज़फुल है, तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज देना ही चाहिए। टेस्ट सीरीज से होता क्या है कि आपको जो 3 घंटे हैं, एक तो बैठने और लिखने की आदत आए कि आप पेपर कंप्लीट कर भी पा रहे हैं कि नहीं। कहाँ अगर आपका एक क्वेश्चन भी छूटता है, आप और आता वो छूटता है, तो आप ऐसे
बाकियों से 10-15 नंबर पीछे हो जाएंगे, 5-10 नंबर तो तुरंत पीछे हो जाएंगे, और इतना मार्जिन मेंस में रहता नहीं है कि आप इतना कवर अप कर पाएंगे। प्लस दूसरा ये होता है कि जो आप मेंस की टेस्ट सीरीज लिखते हैं तो कई क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रिपीटेड ही आ जाते हैं, क्योंकि मेंस में वेरिएशन कर पाना उतना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हर पेपर में 20 क्वेश्चन रहते हैं, तो 4 पेपर मिला के ही 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इसमें आप अच्छी स्ट्रेटजी और अप्रोच से चलेंगे तो आपको 40 to 50 क्वेश्चंस आप देखेंगे कि जो आपने टेस्ट सीरीज या आंसर राइटिंग या PYQ से ही जो आपने प्रैक्टिस की है वो ऑलमोस्ट उसी सेंस में रिपीट होते रहेंगे। तो इसमें हमें पढ़ना भी है, प्लस जो हमारी स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल सही रहनी चाहिए। अब इसके बाद मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। इसके बाद मैं फिर और बताऊंगा कि उस आंसर्स में मैंने कैसे सोचा और कैसे लिखा, ठीक है। तो मैंने हर टॉपिक्स के एक एक क्वेश्चन निकाले हैं, तो मैं वो शेयर करता हूँ। सर कुछ आंसर्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आंसर्स में आप लोगों को आपके ग्रुप में भी भेजा आपको मैसेज पर होगा। मेरी वीडियो नहीं आ रही होगी लेकिन ऑडियो आ रहा होगा आप सबको। ऑडियो नहीं आ रहा है तो कोई हाथ उठा के बता सकता है ऑडियो आ रहा है ना? हाँ ठीक है, चलिए मैं आंसर डिस्कस करता हूँ अब, ठीक है। देखिए ये आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन होगा, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही यूपी PCS के मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। इसको मैं और एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि टाइड्स के क्या कितने प्रकार होते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस या महत्व होता है, और इसके साथ ही साथ टाइड्स और वेव्स में कैसे क्या अंतर होता है, ठीक है। अब ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, अब इसको लिखने के बहुत तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक सिंपल तरीका आपको जो मैंने लिखा था वो बताता हूँ। जैसा कि आप इंट्रो देख पा रहे हैं कि टाइड्स आर द जनरल राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट। तो अब आपको यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है या इसको आप नोट कर लेना है, ठीक है। कि आप इंट्रो देख सकते हैं कि इंट्रो मैंने क्या लिखा, क्वेश्चन क्या था और मैंने इंट्रो क्या लिखा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक टॉपिक से, उनका बेस्ट तरीका यही रहता है कि आप इसमें जैसे टाइड्स है, जो कीवर्ड है यहाँ पे टाइड्स है और टाइड्स के बारे में ही पूछा है, सिग्निफिकेंस या अंतर क्या है या उनके प्रकार क्या, तो उस कीवर्ड को उठा के आप बस सिंपल डेफिनेशन लिख दीजिए 2 से 3 लाइन के लिए, ठीक है। हालांकि ये 250 वर्ड का है और यूपी PCS में 125 और 200 वर्ड का रहता है, तो वो आप वर्ड्स ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन एक अप्रोच मैं बता रहा हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपका बेसिक यही होना चाहिए कि आप उस चीज़ की बस डेफिनेशन लिख दीजिए, और डेफिनेशन भी बहुत सिंपल टर्म्स है, ठीक है। मैं इंग्लिश मीडियम का तो मेरे इंग्लिश में आंसर रहेंगे, और जो भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो वो इसी को हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ अलग से आपको नहीं करना है, जो डेफिनेशन है उसको आप हिंदी में लिख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन में मुझे पूछा गया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ टाइड्स बताइए और सिग्निफिकेंस बताइए, तो इस क्वेश्चन का फ्लो होता है।